पर सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस समर्थक जुटे थे और सभी इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए उत्सुक थे। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी देर शाम तक भी नहीं जब पहुंचे तो भीड़ का सब्र टूट गया और गुस्साई भीड़ ने किस तरह से कुर्सियां टेबल तोड़ी, देखिए आप जरा, टेंट बल्लियां उखाड़कर फेंक दी। घटना के बाद से इलाके का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें बिहार के कटिहार से। यहाँ कांग्रेस की रैली होनी थी और इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ पर आना था, लेकिन जब देर शाम तक वो नहीं पहुंचे तो किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और देखिए आप, यहाँ लोग कुर्सियां टेबल सब उठा उठा के पटक रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, टेबल तोड़ रहे हैं। फिलहाल वहां पर जो हालात है काफी गरमाया हुआ दिख रहा है और लोगों के बीच ये गुस्सा बिहार के कटिहार से आप देख रहे हैं। आप जानते हैं किस तरह से सेकंड फेज की वोटिंग के लिए जो चुनाव प्रचार है वो इस वक्त जोर शोर से चल रहा है और इमरान प्रतापगढ़ी की यहाँ पर रैली होनी थी। अब उनकी शायरी सुनने के लिए तमाम लोग सुबह से वेट कर रहे थे। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ जब उनका सब्र का बांध टूटा, जब शाम तक भी इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ नहीं पहुंचे तो बस यहाँ जो लगे थे वो बैनर, पोस्टर, कुर्सियां जो यहाँ बिछाई गई थी, तो किस तरह से हवा में उछाली जा रही हैं, कुर्सियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोगों का गुस्सा है जब उनके नेता उनके बीच नहीं पहुंचे। सुबह से इंतजार कर रही भीड़ किस तरह से बेकाबू हो गई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस की सभा में जमकर बवाल हुआ जब इमरान प्रतापगढ़ी यहां नहीं पहुंचे और लोगों के सब्र का बांध आप देख सकते हैं इस कदर टूट पड़ा है। कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी जा रही है, हवा में उछाली जा रही है। ये लोगों का गुस्सा है जो फूट पड़ा है। सुबह से आप देख सकते हैं कितने बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे थे, सभी इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना चाहते थे। बिहार के कटिहार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ उतरने नहीं दिया है। आप युवक से मेरा अनुरोध है कि भाई अनुरोध है, तमाम युवक से मेरा अनुरोध, नीतीश कुमार सरकार। फिलहाल यहाँ पर हालात काबू में हैं, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। इमरान प्रतापगढ़ी इस बढ़िया के इस पवन धरती पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप तमाम लोग से अहमदाबाद। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया और उन्होंने दावा किया महागठबंधन चुनाव जीत रही है और इस बार बदलाव तय है। बिहार को गरीबी, अपराध, पलायन से मुक्ति चाहिए। हर जात धर्म के लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं, ये दावा किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी जी, पहले चरण का मतदान हो गया, हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है, इस बार बदलाव तय है। सर कितना स्वस्थ हैं? अरे आश्वस्त है। बिहार के लोगों को नौकरियां चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन से मुक्ति चाहिए और सब जात हर धर्म के लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं। जीत तय है, बदलाव तय है। तो तेजस्वी यादव थे हमारे साथ और जिस तरीके से सीमांचल में अब तेजस्वी यादव की मौजूदगी है, उसने किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश की कि आखिर बिहार के सीमांचल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं और साथ ही साथ MY समीकरण है वो किधर होगा। वहीं तेजस्वी ये कह रहे हैं कि देखिए लगातार वो प्रयास ये कर रहे हैं कि जो उनकी सरकार है वो रोजगार पर, बेरोजगारी पर बात कर रही है, युवाओं के लिए कैसे काम करना है, इन चीज़ों को लेकर तेजस्वी बात करते दिखे। तो तमाम तरीके के सवाल हमने लिए हैं तेजस्वी यादव से। कैमरा पर्सन खगेश के साथ मैं गुप्ता, न्यूज़ 24 पूर्णिया। वहीं वोट चोरी पर पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला। मैंने वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन दी, चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा चुनाव चोरी करती है, नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने।
राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने वोट चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दी, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई। नरेंद्र मोदी भी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने, ये आरोप लगाते नजर आए राहुल गांधी। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां करीब 100 उड़ानों में देरी देखने को मिल रही है। एटीसी सर्वर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत आ रही है। उड़ानों में देरी को लेकर इंडिगो ने बाकायदा पोस्ट किया है, जानकारी दी है कि हमारी टीम हर संभव प्रयास कर रही है। ये इंडिगो की तरफ से एक्सपोज कर जानकारी दी गई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर कई विमानों के संचालन में दिक्कत आ रही है और उसका असर करीब 100 उड़ानों पर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एटीसी सर्वर में कुछ तकनीकी गड़बड़ की बात कही जा रही है। हालांकि इंडिगो की तरफ से बाकायदा एक्सपोज किया गया है और लिखा गया है कि हमारी टीम हर संभव प्रयास कर रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर, आईजी एयरपोर्ट से, जहां विमानों के संचालन में कुछ दिक्कत है। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक्सपोज कर दिया गया है, जिस तरह की दिक्कत आ रही है। एटीसी सर्वर में कुछ तकनीकी खराबी के चलते ये दिक्कत आई है, जिसके चलते उड़ान में देरी हो रही है, विमानों के संचालन में देरी हो रही है। हालांकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, बाकायदा इसको लेकर जानकारी दी गई है। विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से जो है दिक्कत हो रही है और क्या स्थिति, क्योंकि पैसेंजर्स जो हैं वो तो खासतौर से परेशान दिख रहे होंगे। विमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बता दें आपको, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में ये दिक्कत, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ एटीसी सर्वर में तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। उड़ानों में देरी को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बाकायदा एक्सपोज किया गया है और टीम लगातार सिस्टम को ठीक करने के लिए काम कर रही है, ये जानकारी भी दी गई है। तो करीब ऐसी 100 उड़ानें हैं जो प्रभावित हुई हैं। उड़ान में देरी, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत, जाहिर तौर से यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि करीब ऐसी 100 उड़ानें हैं जिनमें तकनीकी दिक्कत के कारण उनके संचालन में परेशानी हो रही है। हालांकि टीम हर संभव प्रयास कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया है। अब खबर देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आवारा कुत्तों को लेकर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों के परिसर से हटाने का निर्देश दिया गया है। परिसरों की 4 दीवारी हो ताकि आवारा कुत्ते उसमें एंट्री ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है आवारा कुत्तों को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर शैक्षणिक संस्थान हो या अस्पताल हो, वहां पर 4 दीवारी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की एंट्री ना हो सके। तो ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्तों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के बाहर या फिर अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ते ना घुसे और उसको लेकर ही ये निर्देश दिया गया है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, पूरा मामला बताइए, यहाँ शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों को लेकर ही निर्देश दिया गया है। तो आवारा कुत्तों को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ डॉग शेल्टर्स में जाने के निर्देश दिए गए हैं। परिसरों की 4 दीवारी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की एंट्री ना हो। तो शैक्षणिक संस्थान या फिर अस्पताल जैसी जो सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर इनके परिसरों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन परिसर की 4 दीवारी होनी चाहिए और आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में भेजने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्तों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को हटाने का ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सार्वजनिक जगह जैसे शैक्षणिक संस्थान है या अस्पताल है, उनके परिसरों में आवारा कुत्ते ना हो, जिसकी वजह से वहां पहुंच रहे स्टूडेंट्स हो या फिर तीमारदार हो, मरीज हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और एक बार फिर कोशिश करते हैं प्रभाकर मिश्रा से जुड़ने की। प्रभाकर, आवाज पहुंच रही है तो पूरा मामला बताइए। और सार्वजनिक जगहों में क्या मेंशन है? शैक्षणिक संस्थान ही, अस्पताल ही होंगे, क्या है आदेश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे चिंता जताई कि जो शैक्षिक संस्थान है, अस्पताल हैं, वहां पर भी डॉग बाइट्स की घटनाएं आ रही हैं। तो कोर्ट ने देश भर में ये निर्देश दिया है कि जो जिम्मेदार विभाग हैं, अधिकारी हैं, वो इन शैक्षिक संस्थानों से, अस्पतालों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, उन्हें वहां से हटाया जाए और उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखा जाए, न कि उन्हें हटा करके टीकाकरण करके, जैसा कि पहले का आदेश था, जिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया था कि उस जगह पे छोड़ा जाएगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक परिसर से, अस्पतालों से कुत्तों को हटाया जाएगा और वहां दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये परिसर, चाहे अस्पताल के परिसर हो या शैक्षणिक परिसर हो, इन्हें कुत्तों से मुक्त करने के बाद इस तरह से उनकी 4 दीवारी को इतना दुरुस्त किया जाए कि बाद में वहां पर आवारा कुत्ते न आ सकें। तो एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का ये है कुत्तों से जुड़ा हुआ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर जो आवारा मवेशियों के चलते जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि सड़कों और स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, वहां से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कहा है कि वो सड़कों से आवारा पशुओं को हटा करके उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सभी नेशनल हाईवे पर एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जहां पर आवारा जानवरों, आवारा पशुओं को लेकर शिकायत की जा सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते में इस आदेश पर अमल करके और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। तो ये कुल मिलाकर ये कि न केवल कुत्तों से परेशान लोगों के लिए राहत की बात होगी, जबकि जो सड़कों पर आवारा पशुओं के चलते आए दिन दुर्घटना हो रही है, सड़कों पर आवारा पशु दिखते हैं और दुर्घटना होती है, तो कोर्ट ने इस मामले में भी आदेश पारित किया है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने का तरीका यही है कि हाईवे से, सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए और जो जहां भी देखता है, इस तरह के पशुओं को देखता है, वो एक टोल फ्री नंबर होगा जिस पर वो कंप्लेन कर सकेंगे और पशुओं को पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर इस वक्त किस तरह से एक बार फिर लाल सलाम छा गया है। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में इस बार सेंट्रल पैनल की 4 सीटों पर वामदलों ने कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद पर आदित्य मिश्रा हैं, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका हैं, महासचिव पद पर सुनील यादव, तो संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली ने जीत हासिल की और एबीवीपी को चारों खाने चित कर दिया। लाल सलाम पेश किया, ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी
ये जोश, जुनून, जश्न और नारेबाजी तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है और मौका है छात्र संघ चुनाव का, जहां फिर से लाल सलाम छा गया है। इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट उम्मीदवारों ने चारों सीटें जीतकर एबीवीपी का सूपड़ा साफ कर दिया। जेएनयू में 4 नवंबर को हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे 6 नवंबर को जारी कर दिए गए, जिसमें सेंट्रल पैनल की सभी चारों सीटों पर लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाकर लाल सलाम पेश किया। कमेटी को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त कोशिश करती है कि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर ना हो, उस दौर में भी उन्होंने ये इलेक्शन कराया। उनको दोबारा हमारा क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय भीम लाल। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा को जीत मिली। उन्हें सबसे ज्यादा 1937 वोट मिले। अदिति ने एबीवीपी के विकास पटेल को 449 वोटों के अंतर से हराया। उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट यूनाइटेड की के गोपिका ने जीत दर्ज की। उनको 3101 वोट मिले। यहां एबीवीपी की तान्या कुमारी दूसरे नंबर पर रही, जबकि महासचिव पद पर लेफ्ट के सुनील यादव को 2002 वोट मिले। उन्होंने एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे को हराया। संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली ने बाजी मारी। उन्होंने 2083 वोट हासिल कर एबीवीपी के अनुज दमारा को हराया। एबीवीपी एक दशक पहले मिली अपनी संयुक्त सचिव की सीट भी इस बार नहीं बचा पाई। 67% मतदान के साथ संपन्न इस चुनाव में लेफ्ट की साफ सुथरी जीत कैंपस में वैचारिक एकजुटता और छात्र मुद्दों पर मजबूत पकड़ को दर्शाती है। आयसा, एसएफआई और डीएसएफ गठबंधन ने छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए ये साबित कर दिया कि जेएनयू में वामपंथ का मजबूत आधार अभी भी कायम है, जिसकी गूंज नतीजों के बाद भी सुनाई दी। सेंट्रल पैनल के चारों पदों पर क्लीन स्वीप के बाद लेफ्ट उम्मीदवारों का जोश हाई था। इस दौरान जेएनयू कैंपस में क्रांतिकारी नारों के साथ साथ सियासी नारे भी गूंजने लगे और फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठाया गया। मैं फिलिस्तीन को याद करती हूँ। फिलिस्तीन जो हम सभी की लड़ाई, आपकी मेरी हम सभी की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ वो लोग अकेले हैं और हम सबके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। और हमें शर्म आती है ऐसी सरकार की सरकार में है हम, जो अपनी क्रांति की विरासत भूलकर, भगत सिंह की विरासत भूलकर, गौरी सावरकर की विरासत को अपनाता है। दरअसल लेफ्ट यूनिटी की चारों पदों पर जीत सिर्फ चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि जेएनयू के विशिष्ट वैचारिक राजनीति पर मुहर है, जिसने जेएनयू में वामपंथी प्रभुत्व को एक बार फिर स्थापित किया है। इन नतीजों में वैचारिक मुद्दों पर छात्रों के मुद्दे निर्णायक साबित हुए। कहना चाहूँगा ये जो जीत है वो इस कैंपस के छात्रों की जीत है। ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी के जो फरमानों को नकारा है, उनका जो सरकारी संगठन है यहाँ अखिल भारतीय वायरलेस परिषद, उसको नकारा है। तो ये जीत है इस कैंपस की। सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी फंड कट के खिलाफ लड़ाई। ये लगातार जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, तो हमने देखा है तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटी को किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। तो पहली लड़ाई है इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना। और दूसरा कि जो जेएनयू के जो फंड है उसको वापस लेके आना और कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल है उसको सही करवाना। ये जीत ऐसे समय आई है जब एबीवीपी ने लगातार अपने प्रचार को राष्ट्रवाद और कैंपस व्यवस्था पर केंद्रित किया था। इसके बावजूद छात्रों ने सामाजिक न्याय, शिक्षा के निजीकरण के विरोध और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के एजेंडे को प्राथमिकता दी।
ये जो जीत है ये यहाँ के स्टूडेंट्स की जीत है, इस बात की जीत है कि यहाँ का स्टूडेंट आज भी नफरत की, उस हिंसा की राजनीति को रिजेक्ट करता है। आज हम तमाम देश भर में देख रहे हैं, जेएनयू को तमाम भ्रष्टाचार में देखा किस तरह से बदनाम किया गया, तमाम तरह के टैक्स लगाए जाते हैं और दिन हमें गाली दी जाती है। यहाँ कैंपस के छात्रों की जो बात करते हैं, आज की जीत इस बात का संदेश है, चाहे उसके खिलाफ कैंपस में पिछले कुछ समय में गुंडागर्दी छात्र संगठन ने की है, जो अखिल भारतीय वायलेंस के खिलाफ। छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी की जीत ने इस बार जेएनयू कैंपस को लाल कर दिया है और ये जीत जेएनयू की वामपंथी विचारधारा पर एक मुहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।